रिकॉर्डिंग के लिंक्स होते हैं वो आपको मिल जाया करेंगे उसमें शीट में। ठीक है, तो शीट के थ्रू आप क्लास भी देख सकते हो जो हमारी हुई है, फिर से देख सकते हो। नोट्स आप ले सकते हो, नोट्स का बता ही दिया मैंने, है ना। डीपीपीस वगैरह के लिए भी उसमें एक ऑप्शन रख रखा है हमने, तो उसमें भी जैसे जैसे हम चैप्टर कवर करते जाते हैं पुराने डीपीपी हम डालते जाते हैं, तो कुछ तो मिल जाएंगे उसमें आपको अभी। बाकी हम आने वाले टाइम में डाल देंगे। ठीक है, तीन चार चीजें हैं वो सब तुमको मिल जाएंगी। जो शेयर किया है दक्ष ने लिंक, उसको यूज कर लो। ठीक है, और कोई डाउट आता है तो पूछ लिया करो, क्लास में पूछ लिया करो। हिमांशु सर की क्लास होगी ना, उसमें पूछ लेना, वो आपको शेयर कर देते हैं वैसे, तो उनसे पूछ लेना कि सर ये नोट्स नहीं मिल पा रहे, क्या क्या करना है ना, वो आपको बता देगी। और बताओ, किसी को और कोई डाउट है? अरे बता दो भाई, कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई और डाउट है? नो सर। नो सर। रीसेंड कर दूं लिंक? रुको करते हैं। रीसेंड कर दिया है मैंने। ओके महक, तो आप इसको यूज कर सकते हो। इस लिंक को कॉपी पेस्ट करके रख लेना यार क्लास के बाद, ताकि तुम यूज कर सको, है ना। अभी तो रहने देना क्लास, अभी तो क्या करोगे यूज। ठीक है, अभी तो पढ़ लेते हैं पहले। बायोलॉजी का भी शेयर किया है प्रिंस ने। अगली क्लास में भी आप ये हिमांशु सर से ही बात कर सकते हो। ठीक है, वो भी आपको शेयर कर देंगे और बता देंगे वो आपको कि कहाँ मिलेगा। ठीक है, तीनों सब्जेक्ट्स का ही बता देंगे। चलो यार आगे चलें, क्लास स्टार्ट करें फिर, क्या बोलते हो? यस सर। यस सर। ठीक है, तो मुझे बताइएगा आप, आपको स्क्रीन विजिबल है या नहीं। दिख रही है क्या स्क्रीन? स्क्रीन दिख रही है क्या? नो सर। नो आवाज नहीं आ रही? सर। नहीं दिख रही, रुको रुको। अभी नो सर। यस सर। अब दिख रही है। दिख रही है? कूल, ठीक है। तो आज हम लास्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं यार, पुराना वाला एक बार रिवाइज कर लो सारा तब तक, है ना। इससे पहले कि हम क्लास को स्टार्ट करें, मैग्नेटिज्म चैप्टर में जो जो आपने पढ़ा है उसमें से कुछ क्वेश्चन अगर आज टाइम मिला तो वो भी ले लेंगे। तो एक बार रिवाइज कर लो, मैं आपको 2 से 3 मिनट दे रहा हूँ उस चीज के लिए। ठीक है, 2 to 3 मिनट्स यू है, उसमें क्या करना है सुन लो ध्यान से। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो लास्ट टॉपिक है, लास्ट क्लास है मैग्नेटिज्म की। इसके बाद हम इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चालू करेंगे, ईएमआई चालू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आई बात समझ में? तो आपको क्या करना है कि जो भी हमने मैग्नेटिज्म में पढ़ा हुआ है अभी तक, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में जो भी पढ़ा हुआ है, उसको क्विक रीडिंग दे लो एक बार, फॉर्मूला रिवाइज कर लो। क्लास के बीच में आप दोबारा, आपको टाइम नहीं दिया जाएगा इस चीज के लिए। ठीक है, हमारा क्लास का टाइम भी कम हो गया है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, रिवाइज करना है। क्या करना है रिवाइज? फॉर्मूला रिवाइज करना है, और बेसिक कॉन्सेप्ट जितने भी हैं, कॉन्सेप्ट जो इन्वॉल्व है मैग्नेटिज्म में, वो रिवाइज करते हैं। ठीक है, तो तीन चार चीजें ही हैं कुल मिला के जो मेनली पढ़ाई थी आपको, फोर्स, एम्पियर्स लॉ, है ना, ये सब, बायट सावर्ट, उसको रिवाइज कर लो। ठीक है, मिलते हैं 2 से 3 मिनट बाद, आपको 2 से 3 मिनट का टाइम दिया गया है, उसके बाद स्टार्ट करेंगे इसको। बात समझ में आ गई है सबको या डाउट है कुछ? हेलो, आवाज आ रही है सबको? यस सर। नोट्स बनाते हो ना कॉपी में, थोड़े फॉर्मूले वगैरह तो लिखते हो ना, उसको रिवाइज करने के लिए बोल रहा हूँ।
हो गया क्या रिवीजन Yes, sir. बच्चों? हो गया रिवीजन? कूल, स्टार्ट करते हैं फिर। तो यार आज कुछ चीजें ऐसी पढ़ रहे हैं हम जो कि है ना, क्वेश्चन कभी उन पे मतलब सच बनता नहीं पर बन सकता है। ठीक है, तो बेसिक मतलब बेटर ये होगा कि हमें थोड़ा आइडिया लग जाए उनके बारे में। ठीक है, प्रैक्टिस हमें ज्यादा ऑब्वियसली उस पार्ट की करनी है जिससे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, जो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो आज की क्लास, एक रीजन मैंने ये भी है कि इसलिए एक्सटेंड करी है मैग्नेटिज्म को, क्योंकि आपका जो ईएमआई है वो अच्छा खासा टाइम लेगा। ठीक है, तो ये लेक्चर नंबर 3 नहीं है वैसे, इसको अगर कंसिडर करेंगे तो 1 ही है। तो ईएमआई में चाह रहा था आप एकदम से अच्छे से स्टार्ट करो, मतलब एक बार मैग्नेटिज्म का आप एकदम पूरा कंप्लीट कर लो, उसके बाद आप ईएमआई स्टार्ट करो। तो मैं अगली क्लास जो भी होगी हमारी उसमें ईएमआई स्टार्ट करने वाला हूँ। और सिंस मैंने पहले नहीं बोला था आपको, तो इसलिए मैंने आज स्टार्ट नहीं किया। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ईएमआई पढ़ने से पहले एक बार आप पूरा रिविजन करके आओ। क्योंकि ईएमआई में पढ़ने के लिए हमें, अगर हमारा रिविजन कंप्लीट नहीं है तो हमारे बहुत चीजें ऐसी होंगी जो हमें समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, तो फिर क्लासेस जो भी हैं वो इफेक्टिव नहीं रह पाएंगी। तो बेटर ये है कि हम एक बार रिविजन करके आए ईएमआई के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम आपकी जब भी क्लास होगी, आई कल ही है, कब है नेक्स्ट क्लास, कब है? Sir, कल है। कल है ना? नया टाइम टेबल मिला है ना सब लोगों को? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है तुम लोगों को टाइम टेबल नहीं मिला है? अरे बोलो भाई, टाइम टेबल है ना सबके पास? Yes, sir. हाँ, तो नया टाइम टेबल के हिसाब से क्लास कब है तुम्हारी? कल ही तो है शायद। हाँ, Yes. तो कल वाली क्लास जो है। नो नो सर। सर? तो कब है, कब? सर कल क्लास नहीं है, हाँ, वेडनेसडे को है। वेंसडे को है? यस सर। श्योर हो तुम? सर हमें तो टाइम टेबल ही नहीं मिला। अरे सर हमें भी नहीं पता टाइम टेबल। टाइम टेबल चलो मैं दिलवाता हूँ एक बार। आपको मैं बता देता हूँ, देखो क्लास आपकी जो है वो कल है। अगली क्लास जो है वो आपकी कल है। ठीक है, इसके बाद थर्सडे को होगी हमारी सीरी, वेडनेसडे को आप हमारी कोई क्लास नहीं है। तो कल हमारी क्लास है, टाइमिंग आपका वही रात वाला रहेगा, 8:45 से 10 o'clock रहेगा। ठीक है, तो टेंशन मत लो, 10 बजे तक पढ़ना पड़ेगा ये सोच के ऐसे उदास नहीं होना है ना? कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग ही करेंगे हम क्लास में, उसकी टेंशन आपको नहीं लेनी। लेकिन टाइमिंग मैं आपको बता दे रहा हूँ ऑलरेडी, 8:45 से 10 o'clock है आपकी कल क्लास। ठीक है, उसमें हमें ईएमआई को स्टार्ट करेंगे, पहला लेक्चर हमारा ईएमआई को उसमें ले लेंगे हम। ठीक है, चलो भाई स्टार्ट करते हैं। ये न्यू चैप्टर सर आज ही स्टार्ट हुआ है। नहीं नहीं, कल से होगा। ये जो आज हम पढ़ रहे हैं ये उसका एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन समझते हो तुम? मैग्नेटिज्म जो हमने पढ़ा था ना, उसका एक्सटेंशन है। यानी कि ये कुछ ऐसा पार्ट है जो कि एक टाइम पे बहुत ज्यादा आता था, अब नहीं आता है। कुछ चीजें ऐसी है जो कि सिलेबस में नहीं थी तो वो मैंने हटाई है, वो मैंने ली भी नहीं है। ठीक है, लेकिन कुछ क्वेश्चन, कुछ टॉपिक पे क्वेश्चन बन जाते हैं, तो मैंने सोचा आपको एक बार बता देता हूँ कि अगर इनकेस क्वेश्चन बने तो आपको आइडिया हो, है ना, आपके पास नोट्स हो, आप आइडिया हो तो आप सॉल्व कर पाओ। ठीक है, ऑलराइट, चलो स्टार्ट करते हैं यार। ओके, तो 2-3 क्वेश्चन आए हुए हैं इससे, जैसे कि मैंने आपको बताया पिछले 3-4 साल में ही आ गए हैं 2-3 क्वेश्चन, तो उसके पहले तो काफी आते थे, है ना? तो रिवीजन में ऐसा कुछ ऐसा सच है नहीं। हमने क्या है कि जो पढ़ा हुआ था पहले, उसी का जो डिस्कशन है वो अगर मैं करना चाहूँ आपसे, तो क्या पढ़ा था हमने लास्ट टाइम, याद है किसी को? मैग्नेटिज्म में क्या पढ़ा था? मुझे पता है कि हमने आज मैं रिवाइज किया था करंट। हाँ, सर टॉरॉइड पढ़ा था। टॉरॉइड पढ़ा था तो, और हाँ टॉरॉइड और पढ़ा था। मैग्नेटिक मैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ा था। मैग्नेटिक इंडक्शन किस चीज का? मैं टॉरॉइड तो पढ़ा ही था क्या? और थ्रू भूल गए? किसी को भी याद नहीं है क्या? अरे सब भूल गए क्या? क्या बात कर रहे हो यार, ऐसे कैसे काम चलेगा? अगर हम सभी पुरानी क्लासेस का सब टॉपिक तो याद रखो, मैं ऐसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि आपको सब चीजें याद होंगी आगे की जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ, है ना? हाँ बोलो। सर टॉर्क। सर टॉर्क थ्रू अ करंट लूप। हाँ टॉर्क, टॉर्क निकालना सिखाया था ना? ठीक है, तो टॉरॉइड का क्या बन रहा था भाई? मैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक फील्ड कितनी बन रही थी इसकी? म्यू नॉट एन आई बन रही थी, है ना? इसमें एन क्या होता था? N/2 पाई आर। अरे हाँ ना बोलो भाई, यस सर। है ना? इसमें जो आर रेडियस है ये क्या है?
टाइम टेबल आ जाएगा बच्चा, जिसके पास नहीं आया डोंट वरी, ठीक है। आर रेडियस ये क्या होती थी, एवरेज रेडियस, क्या होती थी ये, एवरेज। एवरेज रेडियस, ठीक है। उसके बाद हमने टॉर्क निकालना सीखा था। टॉर्क निकालना कैसे सीखा था भाई, क्या फॉर्मूला होता है, कोई भी अगर हमें लूप मिल गया है ना, करंट कैरिंग लूप है अगर कोई किसी मैग्नेटिक फील्ड में, ऐसे सीखा था, तो कैसे निकालेंगे उसमें टॉर्क, फॉर्मूला क्या होता था हमारा, एम क्रॉस बी, एम क्रॉस बी, जिसमें एम क्या होता है हमारा, आई क्रॉस ए, है ना, आई तो हमारा वेक्टर होगा नहीं, सॉरी, आई क्रॉस ए या फिर आई ए, आई ए वेक्टर है ना। मैग्नेटिक मूवमेंट बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको, मैग्नेटिक मूवमेंट। करंट हमारा वेक्टर नहीं होता, करंट या तो टेंसर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है, मैग्नेटिक मूवमेंट, ठीक है। निकालने का तरीका सिखाया था क्या मैंने, मैग्नेटिक मूवमेंट याद, निकालने का तरीका याद है, डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, भूल गए, अरे हाँ ना तो बोलो, भूल गए, याद है, मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड कैसे यूज करेंगे, राइट हैंड थंब रूल को, सर राइट हैंड फिंगर थंब का रूल यूज कर्ल करने का हमें भी इसमें करंट की तरीका तरफ होता है, हाँ, दिखाएगा। क्या करेंगे, फिंगर का कर्ल करंट की डायरेक्शन दिखाएगा। हाँ, कर्ल दिखाएगा करंट की डायरेक्शन, ये जनरली होता नहीं, जनरली मैग्नेटिक फील्ड बताता है ना कर्ल, तो इसमें थोड़ा इसलिए याद रखने की जरूरत है, क्योंकि करंट के डायरेक्शन में आपको कर्ल करना है हाथ को, और जो थंब है आपका वो मैग्नेटिक मूवमेंट दे देता है, ठीक है, याद आ रहा है ना ये सब चीजें। तो इसका हमने एक तरह से ये भी पढ़ा था कि अगर एंगल पता हो हमें, तो एम बी साइन थीटा के फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं टॉर्क को, ये तो वेक्टर फॉर्म हो गया है ना। चलो भाई ठीक है, ये सब रिवीजन हो गया, आगे चलते हैं, है ना। इसमें कोई डाउट तो नहीं किसी को पुराने लेक्चर्स में, नो सर। नो सर। पक्का डाउट नहीं है ना, नो सर। ठीक, सर। चलो भाई आगे चलते हैं। तो कुछ आपको नोट्स हैं, बेसिकली प्राइमरी जो रीजन है आज समझने का, कि जो मैग्नेटिज्म और मैटर होता है, यानी ऐसे ऐसी मटेरियल्स जो कि मैग्नेटिज्म शो करते हैं, तो उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, या उनपे और क्या क्या बेसिकली लॉज बने हुए हैं, रूल्स बने हुए हैं, थोड़ी बहुत चीजें हम पढ़ने वाले हैं आज। जैसे कि कुछ चीजें जो आपको ऑलरेडी पता है, तो उनको एक बार हम मतलब एक बार थॉरोली पढ़ लेंगे। जैसे कि मैग्नेटिज्म की, मैग्नेट्स की क्या होती है, अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी होती है, मैग्नेट क्या करती है, अट्रैक्ट करती है स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन, कोबाल्ट, निकल, इन सब चीजों को, है ना। एक होती है इसकी डायरेक्टिव प्रॉपर्टी, अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी के बारे में तो पता है आप लोगों को, राइट। डायरेक्टिव प्रॉपर्टी क्या होती है, कोई भी फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट है, अगर उसको अलाइन किया जाए उसके इटसेल्फ, मतलब उसको अलाइन किया जाए उसके नियरली ज्योग्राफिकल नॉर्थ साउथ डायरेक्शन से ना, तो वो डायरेक्टिव प्रॉपर्टी शो करती है। यानी कि आप जब फ्रीली सस्पेंड कर दोगे किसी मैग्नेट को, तो वो अपने आप को किसके हिसाब से अलाइन कर लेगी, नॉर्थ साउथ के हिसाब से, है ना। तो ये भी एक तरह से प्रॉपर्टी हुई मैग्नेट की, है ना। कंपस के थ्रू आप इस चीज को देख सकते हो। कंपस यूज किया है कभी किसी ने, अरे हाँ ना तो बोलो, कंपस यूज किया है, यस सर। यस सर। ठीक है। तो कंपस में अगर आप कंपस को जब भी आप ऐसे फ्रीली सस्पेंड कर देते हो, घुमाते रहते हो खेलने के लिए, तो क्या खुद को वो नॉर्थ के हिसाब से अलाइन कर लेता है रोकने के बाद, है ना, नॉर्थ साउथ के हिसाब से अलाइन कर लेता है ना खुद को। यस और सर। जब आप फ्रीली छोड़ दोगे उसको, तो वो नॉर्थ के डायरेक्शन में ही पॉइंट करेगा, जब फ्रीली छोड़ दोगे अगर, ठीक है। यानी कि उसको जबरदस्ती कोई डायरेक्शन नहीं दोगे, फ्रीली छोड़ दोगे, ऐसे लटका दोगे, तो वो क्या करेगा, खुद को नॉर्थ के डायरेक्शन में अलाइन कर लेगा, ठीक है। तो ये क्या होती है, डायरेक्टिव प्रॉपर्टी होती है, इसको डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है लॉ ऑफ मैग्नेटिक पोल्स, यानी कि लाइक मैग्नेटिक पोल्स रिपेल एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट, ये पता है आप लोगों को। अच्छा, गॉस थ्योरम जो हमने पढ़ी थी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, वो यहाँ पे भी अप्लाई होती है। अकॉर्डिंग टू गॉसस थ्योरम इन मैग्नेटिज्म, सरफेस इंटीग्रल ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ओवर अ सरफेस, ठीक है, चाहे क्लोज हो या ओपन, हमेशा जीरो होगा। सरफेस इंटीग्रल लेना है आपको, सरफेस पे इंटीग्रेट करना है। सरफेस समझते हो सब लोग, जैसे कि एक लाइन होती है, तुमने डीएल लिया, डीएल को क्या कर दिया तुमने, इस पूरी लाइन पे इंटीग्रेट कर दिया, यानी कि सपोज करो ये 0 से आर था, तो तुमने डीएल को इंटीग्रेट कर दिया 0 से आर पे, ये क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा 0 से आर पे, यानी कि टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, आर हो जाएगी। ये तो हो गया लाइन इंटीग्रल। क्या होता है ये, लाइन इंटीग्रल, है ना। ऐसी सरफेस इंटीग्रल होता है जिसमें कि आपको पूरे सरफेस पे करना होता है। सपोज करो यहाँ पे आपने कोई पैच ले लिया, है ना, डीए एरिया ले लिया छोटा सा,
इसको जब आप इंटीग्रेट करोगे डीए को, ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे सरफेस इंटीग्रल। इसको साइक्लिक इंटीग्रेशन की तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड का इंटीग्रल होता है सरफेस के साथ में, बी डॉट डी एस जो हम निकालते हैं सरफेस के ऊपर, ये जीरो आता है हमेशा, है ना। तो गॉस थ्योरम में पढ़ा था, ये याद आ रहा है, ई डॉट डी एस पढ़ा था गॉस थ्योरम में। यस सर। sir. तो वो Sir. सेम चीज है ये, बस यहाँ पे जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा कि ये इक्वल्स टू जीरो होगा। क्या चीज? सरफेस इंटीग्रल, है ना, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ये थ्योरम एस्टेब्लिश करती बेसिकली दैट द पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन इक्वल एंड अनलाइक पेयर्स, यानी कि अगर दो पोल हैं किसी मैग्नेट पे तो वो इक्वल होंगे, यानी कि क्वांटिटी मतलब आपको एक तरह से स्ट्रेंथ में बोले तो इक्वल होंगे, और अनलाइक होंगे, यानी कि एक नॉर्थ है तो एक साउथ होता है ना। तो ये बेसिकली करते क्या है बच्चों, जितना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है एक, उतना ही दूसरा माइनस कर दे रहा है, ऐसे समझ सकते हो आप इसको, है ना। तो वो टोटल समेशन क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है हमेशा। तो इससे हमने जो ये मेन कंक्लूजन है जो तुमको याद रखना है वो ये है that the poles always exist equal and in unlike pairs, ठीक है। ये नोट्स मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, तो इसकी कोई टेंशन नहीं लेनी। इसमें मेन मेन चीजें आप नोट कर सकते हो, जैसे कि ये पॉइंट आप पूरा नोट कर लो, ठीक है। इन केस जैसे कुछ बच्चों के पास अभी नोट्स नहीं आ रहे हैं तो इस वजह से मैं बोल रहा हूँ, अभी कुछ चीजें आप साथ के साथ भी नोट कर सकते हो। आज की क्लास में तो कर ही सकते हो, अगली क्लास तक तो मैं आपका अरेंजमेंट कर दूंगा नोट्स, है ना। वैसे तो अभी भी आपको जो लिंक दिया है उसमें आपको मिल ही जाएंगे, पर फिर भी आप ये पॉइंट नोट कर लो। अकॉर्डिंग टू द गॉसेस थ्योरम इन मैग्नेटिज्म, यहां से लेकर आपको कहां तक नोट करना है, इक्वल एंड अनलाइक पेयर्स। समझ में आ रही है बात सबको? ठीक है, इसको नोट कर Yes, लो, जैसे ही sir. नोट हो जाएगा गिव मी अ थम्स अप। फॉर्मूला भी नोट कर लेना। ठीक है भाई, आई थिंक लिख लिया है सबने, है ना। आगे चलते हैं। मैग्नेटिक पोल्स एग्जिस्ट इन पेयर्स, ये हमें पता है, यानी कि आइसोलेटेड मैग्नेटिक पोल्स डू नॉट एग्जिस्ट। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि कोई कोई भी आप जैसे लूप ले लो इवन, है ना, करंट कैरिंग लूप है तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, पता है हमें। तो एक पार्ट तो इसका नॉर्थ की तरह एक्ट करता है, एक पार्ट इसका साउथ की तरह एक्ट करता है ना। तो ऐसा कभी नहीं होगा कि लूप में केवल नॉर्थ ही है, साउथ है ही नहीं, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर से निकल रही है पर टर्मिनेट नहीं कर रही है यहाँ पे, है ना। तो ये बात तो टेंथ में ही पढ़ी थी हमने, राइट। अच्छा, किसी मैग्नेट को अगर पीसेस में ब्रेक कर दोगे, दो हिस्सों में बांट दोगे, तो वो भी अपने आप में क्या हो जाएंगी, दो स्मॉलर डाइपोल मैग्नेट्स क्रिएट कर देंगी। डाइपोल मतलब दो पोल होंगे जिसके, ये पता है ये सब चीजें आप लोगों को, है ना। तो ये कुछ चीजें हैं जिन पे क्वेश्चंस अगर आएंगे तो हमको गलत नहीं करना है। रिपल्शन इज अ शॉर्ट टेस्ट ऑफ मैग्नेटिज्म, सिंस अगर आप दो मैग्नेट को पास में लाओगे तो वो अट्रैक्ट भी कर सकती है और रिपेल भी कर सकती है। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि दो डाइपोल क्रिएट हो गए हैं, ठीक है। समझ में आ रही है बात? अगर आपने मैग्नेट तोड़ दी दो हिस्सों में और नई मैग्नेट बना दी, तो वो नई मैग्नेट में भी दो पोल एग्जिस्ट करते हैं। इसका हमें अगर टेस्ट चाहिए, है ना, वो चाहिए प्रूफ, तो कैसे पता चलेगा? किसी दूसरी मैग्नेट को पास मिला। कोई डाउट है इस पे? आगे चलें। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. चलो मैग्नेटिक मूवमेंट की बात करते हैं बच्चों। द मैग्नेटिक मूवमेंट बेसिकली ऑफ अ मैग्नेट in magnitude is equal to the product of pole strength with effective length, ठीक है। तो अभी तक हमने मैग्नेटिक मूवमेंट एक लूप में पढ़ा था, अगर आपको याद आ रहा हो तो। अभी हम मैग्नेट के केस में पढ़ रहे हैं ना, एल लेंथ की मैग्नेट है लेट से, तो उस केस में हम पढ़ रहे हैं। तो उसकी पोल स्ट्रेंथ के मल्टीप्लीकेशन की इक्वल होगी वो, है ना, और मैग्नेटिक लेंथ के इक्वल। इट्स डायरेक्शन इज अलोंग द एक्सिस ऑफ द मैग्नेट फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल।
तो जैसे कि अगर कोई मैग्नेट है, उसमें एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल है, तो मैग्नेटिक मूवमेंट का जो डायरेक्शन आएगा वो साउथ से नॉर्थ की तरफ आएगा, ठीक है। और अलोंग द एक्सिस आएगा, यानी कि जो इसका एक्सिस है उसके अलोंग आएगा, ठीक है। तो ये तो डायरेक्शन के बारे में बात हो गई। फॉर्मूला क्या होता है इसका, इसको नोट करेंगे हम साथ के साथ। फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक मोमेंट इक्वल्स टू स्मॉल m इंटू 2l मल्टीप्लाई बाई n वेक्टर। वेक्टर क्यों, n वेक्टर क्यों लिया हमने, ताकि हम डायरेक्शन के बारे में बता सकें, ठीक है। जो स्मॉल m है वो पोल स्ट्रेंथ है, एम इसमें नीचे लिखा भी हुआ है, इसको नोट करना अगर चाहो तो बाद में कर भी लेना, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 2l क्या इसकी लेंथ है, दोनों की तरफ बेसिकली ट्वाइस ऑफ द लेंथ हम लेते हैं, है ना, क्योंकि जो हमारे पोल्स होते हैं उन दोनों के बीच में मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो ट्वाइस टाइम जनरेट होता है, ठीक है। तो इसको ट्वाइस ऑफ लेंथ लेते हैं। एन वेक्टर हमने केवल इसलिए लिया है क्योंकि हमको वेक्टर फॉर्म में लिखना था, मैग्नेटिक मोमेंट एक अपने आप में एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। साउथ पोल से नॉर्थ पोल इसका डायरेक्शन होता है। इफ द सेम बार मैग्नेट इज बेंट इन अ सेमी सर्कल, अब ये तो हो गया बार मैग्नेट का केस, ये तो हो गया बार मैग्नेट का केस। आई होप आपने नोट कर लिया होगा ये, है ना। ये कुछ पार्ट है जो थ्योरी पार्ट है बच्चों, इसमें इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जो आपको बताया जा रहा है उसको आप समझो, याद करो, और ये फॉर्मूला याद रखना भी इनफ होगा, इनसे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, ठीक है। इफ द सेम बार मैग्नेट इज बेंट इन अ सेमी सर्कल, अगर हमने सेम बार मैग्नेट को, ये जो बार मैग्नेट है इसको हमने क्या किया, एक सेमी सर्कल में बेंड कर दिया, है ना, विद द एप्लीकेशन ऑफ सम फोर्स। तो अब आप देख सकते हो कि पाई आर इसका टोटल लेंथ हो जाएगा, है ना। 2l लेंथ जो हम ले रहे थे वो अब पाई आर के बराबर आ जाएगी। पाई आर समझते हो ना, 2 पाई आर तो इसका टोटल आ गया, है ना। और आधा अगर हमने इसको बेंड किया है ऑब्वियसली यहाँ से यहाँ तक, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, पाई आर हो जाएगा। और 2l हमने जो लिए मैग्नेटिक लेंथ लिए 2l, तो टोटल 2l के बराबर हो जाएगा पाई आर, तो इससे आर की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट अगर इस केस में हम निकालना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाई बाय 2r। जैसे वहां पे पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाई बाय 2l लिया था ना हमने, वैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाई बाय 2r। ये फॉर्मूला ही होता है इसका। तो इसको हम r की जगह रिप्लेस करना चाहें अगर, तो हम लिख देंगे 2l अपॉन पाई, तो आपका आंसर आ जाएगा m मल्टीप्लाई बाय 4l अपॉन पाई। इसको अगर आप पुराने वाले फॉर्मूले से कंपेयर करोगे तो ये आ जाएगा 2m अपॉन पाई, ठीक है। 2m अपॉन पाई यानी जब लेंथ हमने ली थी, l लेंथ जब ली थी तो उससे हमने कंपेयर। हाँ भाई, लिखा है यहाँ तक सबने, Yes, sir. ठीक है। यहाँ पे कौन क्या Yes, होता है, sir. कौन क्या होता है ये भी लिख लेना। वेर m इज द पोल स्ट्रेंथ, इसका इसके अलावा जो 2l है, यहाँ पे 2l है, 2l इज इफेक्टिव लेंथ, और 2r भी इफेक्टिव लेंथ है अगर हम रेडियस की बात कर रहे हैं, बेंट फॉर्म की बात कर रहे हैं। एन कैप इज द यूनिट वेक्टर, एन वेक्टर या एन कैप लिख सकते हो आप यहाँ पे, ये एक यूनिट वेक्टर है हैविंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट, दैट इज साउथ पोल से नॉर्थ। एसआई यूनिट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ए एम स्क्वायर होती है, विच इज इक्वल टू जूल पर टेस्ला, इसके भी बराबर बोल सकते हो आप इसको। ए एम स्क्वायर इसकी क्या होती है, एसआई यूनिट होती है, ठीक है। सब लोग लिख रहे हैं ना, Yes, sir. Yes, sir. नोट कर लो इसको पूरा। Sir, done. बाकी लोगों ने भी लिख लिया क्या, गिव मी अ थम्स अप अगर आप लोगों ने लिख लिया है तो, है ना।
ए क्या है इसमें, एम्पियर है और एम मीटर है, दिखने से पता चल रहा होगा ये, है ना। ए क्या है इसमें, एम्पियर है, लिख देता हूं मैं, बाद में कंफ्यूज हो गए तुम लोग। और एम क्या है, मीटर है। तो ये इसकी ऐसा यूनिट होती है, कंफ्यूज मत होना, आगे क्वेश्चंस आएंगे तो। फॉर्मूला लिख लिया है सबने, है Yes, Yes, sir. sir. ना। चलो आगे चलते हैं, एक और लास्ट टॉपिक पढ़ लेते हैं यार, कॉलम्स लॉ। अब जैसे कॉलम्स लॉ होता है हमारा, उसके लिए, किसके लिए होता था, इलेक्ट्रोस्टैटिक में किसके लिए होता था कॉलम्स लॉ, इलेक्ट्रिक चार्जेस। इलेक्ट्रिक चार्जेस के लिए। वैसे यहाँ पे भी होता है मैग्नेटिक पोल्स के लिए, ठीक है। तो मैग्नेटिक पोल्स में भी अगर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो कॉलम्स लॉ से हम दे सकते हैं। तो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, रिपल्शन भी दे सकते हैं ऑब्वियसली सेम, बिटवीन टू मैग्नेटिक पोल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ दैट पोल स्ट्रेंथ। तो ये M1 M2 जो है आपके, जिसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन, ये पोल स्ट्रेंथ है। इसको मासेस मत समझ लेना, कि किसी पोल की स्ट्रेंथ क्या है, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी ज्यादा है, इंटेंसिटी कितनी ज्यादा है, ये चीज बताता है M1 है ना। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ऑब्वियसली जो पता ही है आपको, रेडियस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करता है ये भी, इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करता है, यहाँ पे स्क्वायर लिख लेंगे, ओके। जहाँ पे M1 M2 क्या है, पोल स्ट्रेंथ है मैग्नेटिक पोल्स की, R क्या हो गया आपका, डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी कि M1 और M2 के बीच का जो डिस्टेंस है वो R है। देन म्यू नॉट तो पता ही है आपको, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस होता है ना। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू कितनी होती है, याद आ रही है, 10⁻⁷। 10⁻⁷, चलो ये तो याद है ना। यूनिट मैग्नेटिक पोल, अ यूनिट मैग्नेटिक पोल में बी डिफाइंड एज अ पोल which when placed in vacuum at distance of 1 meter from identical pole it repels with a force of 10 to the power 7 -7 न्यूटन। क्यों बोला हमने ऐसा, अगर यूनिट मैग्नेटिक पोल हम ले लेंगे जिसमें कि क्या डिस्टेंस भी 1 है, r इक्वल्स टू तो 1 है ही से, M1 M2 भी 1 हो गया, तो फोर्स खुद ही कितना आ जाएगा, इस केस में फोर्स कितना आ जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आ जाएगा ना, बाकी सब तो 1 हो गया, Yes, sir. है ना। तो ये चीज की वैल्यू होती है 10⁻⁷। तो यूनिट मैग्नेटिक पोल की जो वैल्यू होती है उसमें कितनी वैल्यू होती है फोर्स की, 10⁻⁷। एंड रिपेल्स, रिपेल करता है ये, यूनिट मैग्नेटिक पोल अगर होता है रिपेल करता है आपस में, ठीक। चलो सेम पोल्स होते हैं ना, क्योंकि अपोजिट पोल्स तो होते नहीं है, सेम पोल्स होते हैं। समझ में आया इसे यहाँ तक सब कुछ, फॉर्मूला लिख लिया सबने, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। क्वेश्चन करें फिर इस पे, क्या बोलते हो। Yes, sir. तो Yes, sir. चलो यार, छोटा सा क्वेश्चन है, कर दो जल्दी से। फोर्स ऑफ रिपल्शन बताना है दो सिमिलर मैग्नेटिक पोल्स के बीच में, स्ट्रेंथ दे रखी है और डिस्टेंस दे रखी है वैक्यूम में। प्रिंस और शिखा, हाँ क्या आंसर आया प्रिंस और शिखा, 10⁻⁷। ओके वेरी गुड। देखते हैं शिखा क्या है, 2 Sir, इंटू 10 टेन raised to power minus 7. सेम ही आया, दक्ष का आ रहा है 2 × 10⁻⁷, ओके। डिस्कस करें या सॉल्व करने के लिए टाइम चाहिए और, Sir, discuss. ओके
चलो प्रियांशी का क्या आ रहा है? प्रियांशी, दीप्ति, शगुन, पलक। Sir, 10 raised to power minus 7. 10 raised to power minus 7 Newton. 10 to raised to power minus 7. शगुन का भी ये आ रहा है? Yes, sir. सॉल्व किया भी है आप लोगों ने, Yes, sir. या बस ऐसे मतलब बाकी सर लोग जो किया है। किया है? चलो ठीक है, वैसे इजी था यार ये ना। देखो भाई, देखो सोल्यूशन देखो, बहुत इजी है। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू m1 m2 अपॉन d2। तो m1 m2 सिंस 2 2 है ना, am स्क्वायर में उसकी लेते हैं हम वैल्यू, पता ही है आप लोगों को। am में लेते हैं, सॉरी नॉट am स्क्वायर, am में लेते हैं। तो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ की वैल्यू am में 2 है, तो यहाँ पे हमने m1 m2 की जगह क्या रख दिया, 2 and 2, है ना। और डी स्क्वायर की जगह 2 मीटर रख देंगे, तो ये भी 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा, तो ये तो पूरा ही कैंसिल आउट हो गया। तो बचा ही हमारा क्या, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, है ना। तो यहाँ पे 10⁻⁻7 आपका आंसर है। कोई डाउट इसमें किसी को? नो सर। ठीक है, इजी No, क्वेश्चन sir. था। चलो अगला वाला कर दो यार, फिर डाउट नहीं है। अब आइडेंटिकल बार मैग्नेट्स हैं दो आपको, ठीक है। मैग्नेटिक मूवमेंट पे जो हमने पढ़ा था ना अभी टॉपिक, उस पे क्वेश्चन, उनको इंक्लाइन करके रख दिया दोनों में, ये 120 डिग्री। आपको क्या बताना है, रिजल्टेंट मैग्नेटिक मूवमेंट बताना है विद लाइक पोल्स नियरर एंड अनलाइक पोल्स नियरर। यानी कि लाइक अगर साथ में रख देंगे तो क्या होगा, अनलाइक रख देंगे तो क्या होगा। ये थोड़ा ठीक क्वेश्चन, इसको सॉल्व करने का ट्राई करो, डिस्कस करेंगे वरना। पहले जो बताया उस कॉन्सेप्ट को यूज करके सॉल्व करने का ट्राई करो। हाँ पलक। Nothing, sir. Sir, पहले का ही था। क्या बच्चा? सर पहले वाले क्वेश्चन के लिए हैंड रेज किया था। पहले वाले के लिए? अच्छा ठीक है, ये वाला सॉल्व करो। इसमें लग सकता है थोड़ा टाइम, टाइम लो, पर इसको ट्राई करो सॉल्व करने का, डिस्कस करेंगे फिर सोल्यूशन पर। आप पहले टाइम लो, क्योंकि अभी अभी पढ़ा है आप लोगों ने।
आई थिंक सबको डिस्कस करना है, चलो करते हैं, डिस्कस करते हैं। देखो यार, ये देखो 120 डिग्री पे टोटल एंगल, टोटल इंक्लाइंड है दोनों बार मैग्नेट्स, ठीक है। तो इंडिविजुअली जो है उन दोनों के बीच का जो एंगल बनेगा वो बनेगा 60 डिग्री, और दोनों के आइडेंटिकल बार मैग्नेट्स हैं, ठीक है। तो दोनों का हम मैग्नेटिक मूवमेंट लेने वाले हैं M1 और M2, दोनों M लेने वाले हैं, ठीक है। जिस दिया भी हुआ है क्वेश्चन में, तो M1 और M2 हम क्या लेने वाले हैं, M लेने वाले हैं। तो अगर थीटा 60 डिग्री के लिए हम निकालते हैं रिजल्टेंट, तो ऑब्वियसली दो वेक्टर होते हैं ए और बी, तो उनका आपको रिजल्टेंट निकालना आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा से निकालते हो आप, याद है ना सबको? यस सर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा से आप रिजल्टेंट निकाल लेते हो। तो जैसे कि अगर कोई ए वेक्टर इधर है और बी वेक्टर इधर है और दोनों के बीच में 60 डिग्री है, तो उनका पहले रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा, है ना। तो हमने रिजल्टेंट निकाल लिया फर्स्ट वाले केस में, हाँ ठीक है। 60 डिग्री वाले केस में निकाला, √3m आया, है ना। m² प्लस 2m², cos थीटा की वैल्यू 1/2 होती है cos 60 की वैल्यू, है ना। तो ये वैल्यू पुट करी हमने, तो हमारा क्या आ गया, √3m² या फिर √3m आ गया। अब अगर थीटा 120 डिग्री है और सेम आइडेंटिकल मैग्नेटिक मूवमेंट्स हैं, अभी भी बार मैग्नेट्स जो है वो आइडेंटिकल है, तो मैग्नेटिक मूवमेंट भी हमारे क्या हो रहे हैं, आइडेंटिकल हो रहे हैं, यानी कि दोनों का मैम ले रहे हैं। लेकिन अब इस केस में हमारा जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक मूवमेंट है वो आ जाएगा m, क्योंकि इस बार cos 120 हम लेने वाले हैं, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, -1/2, ठीक है। तो इस केस में हमने रिजल्टेंट निकाला, तो भी हमारा कितना आ गया, m आ गया, ठीक है। तो भाई आपका जो आंसर है वो आ जाएगा √3m और m, ठीक है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जब हमने उसको नियरर एंड्स को रखा, लाइक पोल्स को नियरर पे एंड्स पे रखा, तो उसने बनाया आपका बेसिकली 60 डिग्री का एंगल, और अनलाइक पोल्स पे रखा तब 120 डिग्री तो था ही सही। तो लाइक पोल्स पे रखने पे दो बार मैग्नेट्स हैं, दो बार मैग्नेट्स को लाइक पोल्स पे रखने पे एक तरह से आप समझ सकते हो कि वो बन रहा है 60 डिग्री एंगल, और अनलाइक पोल्स पे रखने से ये एकदम से उल्टी हो जाएगी, तो इसके बीच में बनेगा 180 माइनस 60 डिग्री, या 180 माइनस 120 डिग्री, सॉरी 180 माइनस 60 डिग्री, ठीक है। तो जो कि आपका आ जाएगा 120 डिग्री। तो एक बार आपको लेना है 60 डिग्री वाला केस, एक बार आपको लेना है 120 डिग्री वाला केस। अच्छा, m और √3m में से फर्स्ट वाले का आंसर √3m आएगा, सेकंड वाले का m आएगा। ऐसा हमें इसलिए पता चला क्योंकि जब पोल्स नियरर एंड्स पे होंगे, लाइक पोल्स, तो उनके बीच का एंगल जो होगा वो कम होगा। जैसे कि यहाँ पे हमने 60 डिग्री लिया है लाइक पोल्स वाले के लिए, यहाँ मैं लिख भी देता हूँ। और सेकंड ऑप्शन जो पूछ रहा है अनलाइक पोल्स वाला, जब अनलाइक पोल्स नियरर होंगे तो जो एंगल होगा वो 120 डिग्री। वैसे तो ऐसे क्वेश्चंस आते नहीं है, पर अगर इन केस आ जाते हैं तो आपको सॉल्व करना आना चाहिए। अच्छा, एक क्वेश्चन मैंने पिछले चैप्टर से लिया है, ठीक है, दिस इज फ्रॉम द अर्लियर चैप्टर, तो ये वाला क्वेश्चन हो जाना चाहिए सबसे। याद आ रहा है कुछ कैसे सॉल्व करते हैं इसमें, इस अरेंजमेंट में? अरे याद आ रहा है कुछ कैसे कैसे सॉल्व करते थे इस अरेंजमेंट में, या नहीं आ रहा है? नहीं, ए बी और बी सी दो वायर हैं जो कि आपको देख सकते हो आप में पे परपेंडिकुलर है, ठीक है, परपेंडिकुलरली अलाइंड है, ठीक है, टू अ प्लेन ऑफ पेपर कैरिंग सेम करंट, करंट दोनों में आई है ना, सेम डायरेक्शन में रहेगा करंट आपका। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालना है आपको मिडिल वायर के लिए, बी इज गिवन बाय, यानी बी पॉइंट पे मैग्नीट्यूड कितना आएगा आपका, क्या, फोर्स पर यूनिट लेंथ का। तो आप क्या करोगे भाई, ऑब्वियसली आप बीसी की वजह से फोर्स निकालोगे, है ना, और ए बी की वजह से निकालोगे, और सिंस दोनों आइडेंटिकल है, डी ही सेपरेशन है उनका और करंट भी आई है, तो दोनों का जो फोर्स है वो बराबर आना चाहिए, राइट। तो आपको क्या निकालना है, उसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, √2 टाइम्स आ जाएगा। स्क्वायर का एक तरह से आर्म्स है ना ये, अगर आप देख सकते हो तो ये स्क्वायर की आर्म्स है ना, एक स्क्वायर में सेम सेम लेंथ की तो आर्म्स होती है, डी लेंथ इधर है, डी लेंथ इधर है, डी इधर है, डी इधर है, तो ये वाला जो इसका डायगोनल होता है वो √2d होता है, नहीं होता है ना। Yes, तो जो sir. आपका मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पर यूनिट लेंथ आएगा वो √2 आना चाहिए, बेसिकली √2 टाइम्स आना चाहिए। या तो एफ बी सी ले लो,
या फिर ए भी ले लो, एक ही बात है। ठीक है, करो भाई, सॉल्व करो, क्या आंसर आएगा बताना। अगर फॉर्मूला याद है तो ठीक है, वरना फिर मैं तो बताऊंगा इसी फॉर्मूला। हो सकता है वैसे भूल गए हो तुम लोग। क्वेश्चन समझ में तो आ रहा है ना? एक वायर की वजह से किसी पॉइंट पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड होती है, वो वाला फॉर्मूला लिखना है। उसके बाद आपको क्या लिखना है कि वो वायर अगर मान लो तुमसे कोई पर्टिकुलर एंगल पे हो तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे हम उस केस में। वैसे इसमें आपको क्या निकालना है, एक वायर की वजह से निकालना है बेसिकली, और √2 टाइम्स उसका कर देना है तो आंसर तो आ ही जाएगा। फॉर्मूला मैंने लिखाया हुआ है, बायट सावर्ट लॉ था एक तो, और एक शायद फोर्स का फॉर्मूला भी था। याद आ रहा है कुछ? फॉर्मूला याद आ रहा है नहीं आ रहा है? BIL साइन थीटा करके कुछ लिखाया था। हम्म। Yes, sir. हाँ, उसका Yes, यूज, sir. ठीक है, उसका यूज आएगा। कर दो, सॉल्व कर दो जल्दी से। आया किसी का? सर मेरा ऑप्शन डी आ रहा है। कौन सा ऑप्शन आ रहा है? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आ रहा है। देखते हैं क्या आंसर है। बेटा √2 टाइम्स होना चाहिए फोर्स। आप पक्का आपका डी आ रहा है? सर शायद कोई कैलकुलेशन मिस्टेक। हम्म। हाँ भाई, जिसको नहीं आ रहा है वो डिस्कस लिख सकता है चैट में, ठीक है। अगर सॉल्व करा जा रहा है या करने की इच्छा है तो ही आप सॉल्व करें, अदरवाइज आप डिस्कस लिख सकते हैं चैट में, ठीक है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको सॉल्व नहीं भी हो पा रहा है और आप बैठे हैं, ठीक है। आपको चुपचाप नहीं बैठना है, आपको एक चीज जरूर करनी है, ठीक है यार। अधिकतर बच्चे डिस्कस बोल रहे हैं, इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे कि हमने बात करी कि एक वायर पे दूसरे की वजह से कितना करंट आता है एक पॉइंट पे, जैसे कि हमने आपको निकालना सिखाया भी था कि अगर किसी वायर में करंट आई दौड़ रहा है तो किसी पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी
वो बायट सावर्ट लॉ से लिखना सिखाया था आप लोगों को, कितनी होती है म्यू नॉट अपॉन, बताओ। 4 आवाज ही नहीं आ रही किसी, आगे बताओ क्या बात हो गई है भाई, पढ़ना नहीं है क्या? आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। किसी भी पॉइंट पे जो वायर में आई करंट है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है, इसका बायट सावर्ट लॉ लगाने की जरूरत है क्या, इसके लिए पूरा डिराइव करने की जरूरत है क्या? ये डायरेक्ट बता दोगे तुम के म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर होती है। अरे यही तो होती है ना Yes, sir. Yes, sir. यार, क्या बात कर रहे हो, एम्पियर्स लॉ से भी तो निकालना सिखाया था, भूल गए क्या? वायर 2 पे B1 की वजह से कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी, म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई आर, सही बात है। Yes, sir. Yes, sir. तो सेकंड वायर पे जो फोर्स आएगा वो कितना आना चाहिए, BIL साइन थीटा आना चाहिए, राइट। अब उसमें जो करंट आएगा वो कौन सा वाला करंट लेंगे, वायर 2 पे, ये 2 वायर है, ये 1 वायर है, अब वायर 2 पे 1 की वजह से जो करंट आना चाहिए वो BIL साइन थीटा आना चाहिए, हाँ या ना? Yes, sir. तो इसमें करंट कौन सा लेंगे और मैग्नेटिक फील्ड कौन सी लेंगे, ये बताओ। बताओ बताओ, करंट कौन सा लेंगे और मैग्नेटिक फील्ड कौन सी लेंगे, 1 वाले की मैग्नेटिक फील्ड लेंगे और 1 वाले का ही करंट लेंगे, या फिर 1 वाले की मैग्नेटिक फील्ड लेंगे और सेकंड वाले का करंट लेंगे? मैं ही बताऊं क्या? हम्म इस वाले की मैग्नेटिक फील्ड लेते थे ना बच्चों, ये फर्स्ट वाला वायर है, इसकी वजह से कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड बी आ रही है, मैंने कराया था ऐसा क्वेश्चन, वहां पे एक वायर और प्लेस कर दिया फिर मैंने, है ना। और इस वायर पे जो फोर्स निकाल रहा हूं मैं, वो निकाल रहा हूँ BIL साइन थीटा से, पढ़ाया था ही नहीं पढ़ाया था, है ना। Yes, sir. तो ये B1 हो जाएगा, ये I2 हो जाएगा, तो फोर्स ऑन 1 कितना हो जाएगा, P1 की जगह क्या रख दूंगा मैं, म्यू नॉट I1 और I2, दूसरा हो गया L अपॉन 2 पाई आर, है ना। अच्छा, साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। 1 हो जाएगी, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, म्यू नॉट, अच्छा I1 और I2 सेम है क्या, दोनों आई है क्वेश्चन में देखो, Yes, sir. Yes, sir. दोनों में करंट आई है बोला है ना इसने, तो ये क्या हो जाएगा फॉर्मूला, म्यू नॉट I² L अपॉन 2 पाई आर की जगह मैं क्या रख दूंगा, जो डिस्टेंस थी वो D डिस्टेंस पे था, है ना, तो 2 पाई D होगा, ठीक है। साइन थीटा की वैल्यू मैंने क्या ले ली है, साइन 90 की वैल्यू 1 ले ली है, क्योंकि 90 डिग्री पे है दोनों, है ना। ऐसे क्वेश्चंस आपने किए भी होंगे, जो सेमी इन्फिनिट वायर्स हैं उनके बारे में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। अच्छा, सिंस FAB जो है, इसमें AB क्या है, ABC, ठीक है, ये वाला पॉइंट A हो गया, ये पॉइंट B हो गया, ये वन C हो गया, तो सिंस AB है परपेंडिकुलर किसके, FBC के, है ना। तो जो F नेट हो जाएगा आपका वो क्या हो जाएगा, √2 टाइम्स हो जाएगा, √2 टाइम्स, चाहे FAB बोल लो, है ना, या फिर यहाँ पे मैं ऑब्लिक नहीं लिखता हूँ, कंफ्यूज हो जाओगे, FAC BC लिख देता हूँ, ठीक है, एक ही बात है, √2 टाइम्स हो जाएगा इन दोनों का जो नेट होगा, है ना। तो ये कितना आंसर आ जाएगा, √2 टाइम्स म्यू नॉट I² आगे बोलो, लेंथ, L upon में root 2 pi L. ठीक है, लेंथ अपॉन में 2 पाई D, यही चल रहा था अभी तक हमारा, है ना। अच्छा, कितने लेंथ पे फोर्स चाहिए उसका, वो वाली लेंथ है ये, तो क्वेश्चन में पूछा हुआ है, ध्यान से पढ़ो क्या लिखा हुआ है, फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन द मिडिल वायर, है ना। तो पर यूनिट लेंथ लेना है तो फोर्स के नीचे ले जाएंगे लेंथ, कोई क्वेश्चन हमने पहले भी किए हुए हैं ऐसे वाले, तो ये हो जाएगा √2 टाइम्स म्यू नॉट I² अपॉन 2 पाई D, ठीक है। आया भाई आंसर, कौन सा ऑप्शन आंसर है ये? Option B. कौन सा आंसर है ये?
मैच कर रहा है क्या कोई वाला आंसर? नो सर। क्या बात कर रहे हो यार, ये वाला मैच कर तो रहा है, डी वाला नहीं कर रहा है क्या? अरे यही तो निकाला है म्यूट, अच्छा रूट 2 टाइम्स है हमारा, रूट 2 टाइम्स नहीं आ रहा है, ठीक है। तो रूट 2 टाइम्स वाला ऑप्शन कौन सा है? म्यू नॉट आई स्क्वायर अपॉन पाई डी, ये वाला भी नहीं मैच कर रहा है, ये वाला भी मैच नहीं कर रहा है। आंसर तो यही आएगा बच्चों, रूट 2 टाइम्स म्यू नॉट आई स्क्वायर अपॉन 2 पाई डी, ठीक है। रूट 2 टाइम्स म्यू नॉट आई स्क्वायर अपॉन 2 पाई डी। ये कोई गलती करी क्या अपन ने? देख लेते हैं एक बार। सर नीचे वाले 2 को √2 इंटू √2 कर लेंगे तो ऊपर वाला हाँ, कैंसिल हो रूट 2 जाएगा। वाले को रूट 2 कर देंगे, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन आ जाएगा, कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? बी वाला, है ना। √2 डिवाइड बाई 2 है, तो ये सॉरी बी वाला नहीं, सी वाला, है ना। √2 से 2 डिवाइड कर देंगे √2 टाइम्स, तो ये क्या आ जाएगा? म्यू नॉट आई स्क्वायर अपॉन √2 पाई डी आ जाएगा, ठीक है। हमने क्या किया, ऊपर जो √2 था उससे 2 को डिवाइड किया है, बस 1/√2। समझ में आ रहा है सबको? Yes. Yes, sir. Yes, sir. बेसिक सी चीज है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, आज की लेक्चर में आई गेस इतना ही रखते हैं, है ना। आज हमने मैग्नेटिज्म एंड मैटर कर लिया है पूरा कंप्लीट, है ना। अगले चैप्टर में पहले से बता रहा हूँ क्या करेंगे, हम ईएमआई करने वाले हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन है, ये होमवर्क है, पहले से भी दिया हुआ है, तुम लोग करते नहीं हो, फिर से दे दिया मैंने, इसको कर लेना सॉल्व, ठीक है। तो हमको क्या करना है अगले चैप्टर में, मतलब अगली क्लास में हम ईएमआई स्टार्ट करने वाले हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। तो इसके हमें पहली बात तो बेसिक इंट्रो पढ़ के आना है, इसका होता क्या है, मिल जाएगा आपको, बुक में मिल जाएगा, कहीं भी रीडिंग लगा के आना, है ना, एक रीड लगा के आ जाना। और इसके अलावा क्या करना है, प्लस जो अभी मैग्नेटिज्म पढ़ा हुआ है पूरा, मैग्नेटिक इफेक्ट चैप्टर पढ़ा हुआ है, इसके सारे फॉर्मूले रिवाइज करने हैं, ऑल फॉर्मूलास, ठीक है। अगर कुछ काम आते हैं तो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। किसी को कोई डाउट है क्लास में आज की? No, sir. पक्की बात? Yes, sir. यार कुछ बोलते ही नहीं है, कुछ बच्चे तो बिल्कुल खामोश हो रखे हैं, क्या बात हो गई है यार? सब ठीक है? Yes, sir. बिल्कुल ठीक। ठीक है, Yes, sir. चलो बायो की क्लास भी लेनी है, अभी थोड़ी एनर्जी बचा के रखो, आज मैंने जैसा कि वादा किया था थोड़ा सा जल्दी छोड़ूंगा मैं, है ना। तो आज वो तो 8:45 पे है। हाँ कोई बात नहीं बच्चा, आप आराम करो, खाना वाना खा लो, जिसको खाना डिनर विनर कर लो। अच्छा, अटेंडेंस का लिंक शेयर कर दो यार, जिसके पास है, दिल्ली वाले स्टूडेंट्स वाला, है ना। तो अटेंडेंस भर के जाना, अटेंडेंस का लिंक शेयर कर दो, ठीक है। बाकी तो अगले चैप्टर में करते हैं फिर बाकी का, है ना। ओके, बाय बाय एवरीवन, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट क्लास। अटेंडेंस का Bye. लिंक शेयर कर दो, अटेंडेंस भर के जाना, बाकी बाय बच्चा। जिसने अटेंडेंस भर दी है, जो दिल्ली का नहीं है वो जा सकता है, बाकी अटेंडेंस भर के जाना, ठीक है। जो दिल्ली के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है अटेंडेंस लिंक, आप यहाँ से लीजिए, अपनी अटेंडेंस भरिए।